नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, हम जीएस की एक सीरीज़ शुरू करेंगे जो आपके किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सेंट्रल स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी, एचएसएससी, एससीएच, सीजीएल, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं आप लोगों के, उनके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। और जीएस के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साथ में करंट अफेयर, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम एक एक करके इन सभी को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी, जिसे हिंदी में हम भूगोल कहते हैं। देखिए, जब भी आप कोई भी जीएस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप लोगों के सामने सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई भी अपने आप में बहुत वास्ट और बड़े सब्जेक्ट हैं। इनमें अपने आप में बच्चे रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। हमें केवल वो ही चीज़ें पढ़नी हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट है या उसमें आने वाली हैं। जो भी इररिलेवेंट चीज़ें हैं हमको उनको छोड़ देना है, यानी कि हमको पहले ये पता होना चाहिए कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। तो जो हमें पढ़ना है वो अपने आप बच जाएगा। और वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, आपसे वादा करता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो आप लोगों को अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीएस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम अपनी और भी स्ट्रेटजी एग्ज़ाम से रिलेटेड डिस्कशन करते रहेंगे। तो हम आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, ज्योग्राफी या भूगोल। देखिए, जो ज्योग्राफी शब्द है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और जो ग्रीक लोग थे उन्होंने ही सबसे पहले ज्योग्राफिकल स्टडीज़ की शुरुआत की थी, यानी कि ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट की शुरुआत की थी, और बाकी दुनिया को उन्होंने ही इससे अवगत करवाया। अब ज्योग्राफी की जब बात आती है तो सबसे पहले आती है फादर ऑफ ज्योग्राफी। कई बार का ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। और जब फादर ऑफ ज्योग्राफी या हम कहें भूगोल के जनक या भूगोल के पितामह, या मैं कहूं भूगोल के पिताजी की बात आती है, तो हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि भूगोल के पितामह थे इरोटोस्थनीज, और कुछ लोग बोलते हैं कि भूगोल के पितामह थे हिकेटियस। आज मैं आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं हिकेटियस की। हिकेटियस एक बहुत बड़े विद्वान थे, ग्रीक विद्वान थे। और हिकेटियस की अगर मैं बात करूं तो इनका जो जन्म की साल की बात करें, इनका जन्म 550 बीसी ईसा पूर्व में हुआ था, और 476 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि 550 बीसी से 476 बीसी तक का समय किसका था? हिकेटियस। हिकेटियस वो व्यक्ति था जिसने एक पुस्तक लिखी थी, जैस पीरियड्स। और इस जैस पीरियड, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका इंग्लिश में मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, या हिंदी में मैं बात करूं तो इसे हम कहेंगे पृथ्वी का वर्णन। तो हिकेटियस ने कौन सी पुस्तक लिखी? जैस पीरियड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वर्णन, जिसमें उसने पहली बार पृथ्वी के कई तथ्यों के बारे में बात की, कई फैक्ट्स के बारे में बात की। साथ में जो हिकेटियस था, इसने पहली बार विश्व का क्रमबद्ध अध्ययन किया, यानी कि उसकी सिस्टमैटिक स्टडी करी। और हिकेटियस अपनी इस सिस्टमैटिक स्टडी में यह कहता है कि जो ग्रीक है ये पूरी दुनिया के केंद्र में है। यानी कि उसने अंदाजा लगाया कि पूरी दुनिया के केंद्र में ग्रीस है, और पहली बार उसने भूगोल का
या इस दुनिया का क्रमबद्ध अध्ययन किया, और इसीलिए इन्हीं ज्योग्राफिकल वर्क्स के लिए, इन्हीं भौगोलिक कार्यों के लिए हम हिकेटियस को भूगोल का पितामह कहते हैं। यानी कि सबसे पहले जब भूगोल के पितामह की बात आती है तो हम किसका नाम लेंगे? हिकेटियस का। अब इसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है इराटोस्थनीज। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस व्यक्ति का नाम सुना होगा, इराटोस्थनीज। और इराटोस्थनीज को भी हम भूगोल का फादर कहते हैं, भूगोल का पितामह कहते हैं। अब इनको हम भूगोल का पितामह क्यों मानते हैं? तो इराटोस्थनीज वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कौन सा शब्द दिया? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी मूल शब्द नहीं है, ओरिजिनल शब्द नहीं है। ज्योग्राफी से पहले जो शब्द दिया गया था वो शब्द था जियोग्राफिका। तो जियोग्राफी का जो शब्द दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? इराटोस्थनीज के द्वारा दिया गया था, जियोग्राफिका। और इस काम के लिए इराटोस्थनीज को हम फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। तो इराटोस्थनीज ने कौन सा शब्द दिया? ज्योग्राफी। इस शब्द से दुनिया को पहली बार जो परिचित करवाया वो इराटोस्थनीज ने करवाया था, और इसीलिए इराटोस्थनीज को भी हम फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा, अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी दोनों अगर पेपर में आ गए तो मैं कौन सा करूंगा? तो मैं आपको बताऊं, अगर इराटोस्थनीज और हिकेटियस दोनों अगर आपके एग्जाम के अंदर हैं, ऑप्शन में है, तो पहले आपको आंसर करना है हिकेटियस और फिर आपको आंसर करना है इराटोस्थनीज को। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आता है कि ज्योग्राफी शब्द देने वाले या ज्योग्राफी का शब्द देने वाले भूगोल के पितामह कौन कहलाते हैं, तो फिर आप आंसर देंगे इराटोस्थनीज का, क्योंकि उसमें साफ उसने मेंशन कर दिया कि ज्योग्राफी शब्द देने वाले व्यक्ति का नाम बताइए आप। तो आपको मैं समझता हूं कि अंतर स्पष्ट हो गया होगा। थोड़ी सी बातें इराटोस्थनीज के बारे में और मैं आप लोगों को 2-4 बता देता हूं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इराटोस्थनीज को हम फादर ऑफ जियोडेसी भी कहते हैं बेटा। इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है हिकेटियस के बाद, लेकिन फादर ऑफ जियोडेसी भी इराटोस्थनीज को ही कहा जाता है। जियोडेसी क्या होता है? जियोडेसी मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम पृथ्वी के आकार यानी कि शेप और उसके साइज के बारे में बात करते हैं। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जियोडेसी, जिसमें हम अर्थ के यानी कि पृथ्वी के साइज एंड शेप की बात करते हैं, उसके आकार और प्रकार की बात करते हैं, उसको हम जियोडेसी कहते हैं। तो इराटोस्थनीज को हम जियोडेसी का पितामह भी कहते हैं, साथ के साथ भूगोल के पितामह के साथ। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा इराटोस्थनीज के बारे में एक बड़ा क्वेश्चन और है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो इराटोस्थनीज था वो व्यक्ति था जिसने पहली बार पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाया था। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस का, और पृथ्वी की जो परिधि है, सरकमफ्रेंस है, वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक जो हमारी पोलर सरकमफ्रेंस है और एक हमारी इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस यानी कि भूमध्य रेखीय परिधि है। जो इराटोस्थनीज था उसने पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि का सबसे पहले अनुमान लगाया था, और उनका अनुमान बहुत अधिक सटीक था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी की परिधि का सबसे पहले अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था, तो उसका आंसर भी हम क्या देंगे? इराटोस्थनीज देंगे। और इन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी की जो परिधि है वो लगभग 25,000 मील की है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी के चारों ओर वो लगभग 25,000 मील की है, जबकि ओरिजिनल जो है वो 24,860 मील की है। यानी कि लगभग देखिए नजदीक ओरिजिनल जो है 24,860 मील, और इनके द्वारा कितना अनुमान लगाया गया? 25,000 मील। इन्होंने लगभग जो है सटीक अनुमान लगाया पृथ्वी की परिधि का। तो पृथ्वी की परिधि का जो अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति की अगर बात आए तो वो कौन है? वो भी इराटोस्थनीज हैं। तो इन कारणों से इनको भूगोल का पितामह कहा जाता है। लेकिन पहले हम जो नाम लेंगे वो लेंगे हिकेटियस का। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पहले उस सब्जेक्ट का मूल आप लोगों को पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट क्या है और इसमें हमें क्या क्या
चीजों का अध्ययन करना है। किसके बारे में? अब देखिए आगे अगर हम चलें तो जो ज्योग्राफी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ज्योग्राफी शब्द अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें दो शब्द हैं, एक है जियो और दूसरा जो शब्द है वो है ग्राफी। दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इसमें शब्द है जियो और दूसरा शब्द कौन सा है बच्चे? ग्राफी। अगर मैं जियो की बात करूं, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इंग्लिश में जियो का मतलब होता है बेटा अर्थ, और ग्राफी का इंग्लिश में मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं जियो और ग्राफी। जियो का मतलब अर्थ, ग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो अर्थ को हम कहते हैं पृथ्वी और डिस्क्रिप्शन को हम कहते हैं वर्णन। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि पृथ्वी के वर्णन को ही हम भूगोल कहते हैं। अर्थ डिस्क्रिप्शन इज नोन एज ज्योग्राफी, और मैं कह सकता हूं कि स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। पृथ्वी के अध्ययन के विज्ञान को ही हम भूगोल कहते हैं। और भूगोल या ज्योग्राफी अपने आप में एक साइंस ही है। 19वीं शताब्दी से पहले, 19th सेंचुरी से पहले भूगोल नाम का कोई अलग सब्जेक्ट नहीं होता था, इसे साइंस में ही पढ़ा जाता था, साइंस के साथ ही पढ़ा जाता था। 19वीं शताब्दी में पहली बार भूगोल को एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाने लगा। उससे पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था। भूगोल था लेकिन साइंस की एक ब्रांच थी, इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं था। 19वीं शताब्दी के बाद ज्योग्राफी को अपनी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिली। तो ज्योग्राफी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है या थी जिसमें अंदर हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीजें। अब जो ज्योग्राफी है इसकी ब्रांचेस की बात आती है, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे कि सारी जितनी भी ज्योग्राफी की ब्रांचेस हैं उनका अलग अलग सारी कैटेगरीज का अध्ययन करें। एक मोटा मोटा मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा जिससे आप लोगों को यह भी पता लग जाएगा कि आपको किन किन चीजों की स्टडी करनी है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखो ज्योग्राफी जो है, या मैं कहूं भूगोल जो है, इसकी दो मेन ब्रांचें हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। एक को हम बोलते हैं भौतिक भूगोल, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा है मानव भूगोल, या जिसे हम कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। मूलभूत तौर पर हम भूगोल को दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। जब भौतिक भूगोल की बात आती है या फिजिकल ज्योग्राफी की बात आती है तो इसके अंदर हम जो हमारी पृथ्वी है उसके जितने भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जितने भी भौतिक मानक हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। भौतिक या फिजिकल का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। तो हमारी पृथ्वी के जितने भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी हैं उनकी हम जो स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं? हम भौतिक भूगोल में। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ गई? पृथ्वी की चट्टानें हैं, उसके ऊपर पानी है, जल है, स्थल है, उसके ऊपर पेड़ पौधे हैं। तो वो जब बात करेंगे हम किस में करेंगे? भौतिक भूगोल में करेंगे। और मानव भूगोल के अंदर जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं पृथ्वी के ऊपर जो ह्यूमन या मानव रहते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो मानव का भूगोल के साथ क्या संबंध है, मानव का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, मानव की आर्थिक क्रियाएं, रचनात्मक क्रियाएं, मानव जो हमारा ह्यूमन है उसका कल्चर कैसा है, नेचर के साथ उसका क्या संबंध है, उसका जो हम अध्ययन करते हैं वो हम किस में करते हैं? वो हम करते हैं मानव भूगोल के अंदर। यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज की जो स्टडी होती है वो हम करते हैं किसमें? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। जैसे आप लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हो,
पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भूगोल के अंदर रेल ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, आप लोग वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हो, आप इंडस्ट्रीज पढ़ते हो, आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। आप चट्टानों के बारे में पढ़ते हो, आप भूकंप पढ़ते हो, आप ज्वालामुखी पढ़ते हो, आप लोग महासागर पढ़ते हो, आप लोग महाद्वीप पढ़ते हो, ये सब किस में आता है? भौतिक भूगोल के अंदर आता है। तो दो पार्ट्स हैं मेजर ज्योग्राफी के, एक भौतिक भूगोल है, दूसरा है मानव भूगोल। आपको थोड़ा सा और एक मैं बता देता हूं, जब भौतिक भूगोल की बात आती है तो भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। 4 अलग अलग स्वरूप हैं, भौतिक स्वरूप हैं पृथ्वी के। सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है पृथ्वी का स्थलमंडल। स्थलमंडल जो कि ठोस चट्टानों से बना हुआ है, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल, ठोस चट्टानों से बना हुआ है जिसके ऊपर आप लोग खड़े हुए हैं। दूसरा जो आता है इसके अंदर वो आता है आप लोगों का जलमंडल, या हम बात करें हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल जिसमें पृथ्वी की जलीय विशेषताएं शामिल हैं, महासागर हैं, आप लोगों की नदियां हैं, तालाब हैं, आप लोगों के ग्लेशियर हैं, जो भी जल से संबंधित चीज है वो सब किस में आएगी? जलमंडल में। जल अपनी अलग अलग अवस्थाओं को बदलता है, गैस, ठोस, तरल, सभी रूपों में जो जल है वो किस में आता है? जलमंडल के अंदर आता है। तीसरी चीज जो है भौतिक विशेषताओं में पृथ्वी की, वो आप लोगों का है वायुमंडल, या जिसे आप एटमॉस्फियर कहते हैं। आवर प्लेनेट अर्थ इज सराउंडेड बाय ए डेंस लेयर ऑफ गैसेस। हमारा ग्रह पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक सघन परत से घिरा हुआ है, और वही क्या कहलाता है? वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहलाता है। एक टोपी है हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों की, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो मैंने अभी बताया कि भौतिक भूगोल में 4 अलग अलग विशेषताएं हैं पृथ्वी की। एक स्थल मंडल हो गया, एक जल मंडल हो गया, एक वायुमंडल हो गया। तो चौथी विशेषता कौन सी है हमारे पास? आपको दिख रहा होगा यहाँ जगह भी नहीं बची है, लेकिन हाँ बिल्कुल यहीं पर मैं आप लोगों को दर्शाऊंगा। देखिए ये तीनों जब मंडल मिलते हैं तो एक चौथा मंडल बनता है यहां पर बीच में, जहां पर ये तीनों मंडल आपस में मिल रहे हैं। और जो ये चौथा मंडल है वो इन तीनों मंडलों से मिलकर ही बनता है, उसको हम कहते हैं जैव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर। तो चौथा मंडल कौन सा है? जैव मंडल या बायोस्फीयर, जहां पर पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की जो बात होती है, और पेड़ पौधे, जीव जंतु जो ग्रो होते हैं मिट्टी, मृदा के अंदर, उसकी बात होती है, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल की यहां पर बात होती है। उसको हम क्या कहते हैं? जैव मंडल या बायोस्फीयर। देखिए पृथ्वी पर जीवन है, और पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, केवल पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? तो उसका कारण यह है कि हमारी पृथ्वी पर स्थल भी है, हमारी पृथ्वी पर जल भी है, हमारी पृथ्वी पर वायु भी है। आप अगर हमारे सौर मंडल में देखेंगे तो किसी ग्रह पर जल नहीं है, किसी पर स्थल नहीं है, किसी पर वायु नहीं है, लेकिन पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जिस पर ये तीनों चीजें मौजूद हैं, और इसीलिए यहां पर जैव मंडल भी उपलब्ध है। तो इन सभी चीजों का हम अध्ययन किसमें करते हैं? भौतिक भूगोल में करते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव का हमारी पृथ्वी के साथ, हमारे नेचर, पर्यावरण, वातावरण के साथ क्या संबंध है, उसका हम जो अध्ययन करते हैं वो मानव भूगोल के अंदर करते हैं। तो 2 मेजर ब्रांचेज हैं। एक और मैं आप लोगों को बताता हूं, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात आएगी, एयर ट्रांसपोर्ट की बात आएगी, इंडस्ट्री की बात आएगी, एग्रीकल्चर की बात आएगी, मानव बस्तियों की बात आएगी, वो हम जो पढ़ेंगे मानव भूगोल में। इसके अलावा एक और भूगोल की ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं क्षेत्रीय भूगोल या रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी या क्षेत्रीय भूगोल का मतलब यह होता है जब हम किसी भी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक एवं मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्षेत्रीय भूगोल कहते हैं। यहां पर हम पूरी पृथ्वी के अध्ययन करते हैं, लेकिन क्षेत्र विशेष, जैसे पाकिस्तान का भूगोल, लेकिन उसको पढ़ के अपने को क्या करना है? वैसे भारत का भूगोल, जैसे श्रीलंका का भूगोल, जैसे अमेरिका का भूगोल। और आप लोग
गलती से हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इसलिए आपको हिंदुस्तान यानी कि आपके देश के स्थल, जल, वायु, जीवन के बारे में, उसके ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको जो क्षेत्रीय भूगोल पढ़ना है, रीजनल ज्योग्राफी पढ़नी है, वो भारत की पढ़नी है। यानी कि जब आप ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको भारत का भूगोल पढ़ना होगा, जिसमें हम भारत के पर्वत, पठार, नदियों, उसके पेड़ पौधों, वातावरण की जो बात करेंगे वो हमारा किस में आएगा, वो हमारा आएगा क्षेत्रीय भूगोल के अंदर, भारत के भूगोल के अंदर। तो ये मेन चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि आप लोग कहां रहते हैं? आप लोग रहते हैं पृथ्वी के ऊपर, अर्थ, जिसके बारे में अभी मैंने बात की और इसी के बारे में बताया कि स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। पृथ्वी के अध्ययन के विज्ञान को हम भूगोल कहते हैं। इस पृथ्वी का अध्ययन आप लोगों को करना है। तो आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि ये पृथ्वी क्या चीज है। आप कहोगे ये कैसा प्रश्न है, पृथ्वी तो पृथ्वी है। अरे लेकिन अगर मेरा नाम गगन यादव है तो मैं कुछ ना कुछ तो होऊंगा ना मेरे करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। अगर मेरा नाम नहीं पता है किसी को तो आप क्या कहोगे कि एक आदमी जा रहा है, मानव जा रहा है एक। ऐसी पृथ्वी तो इसका नाम है, ये है क्या चीज? पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्लैनेट। अर्थ इज ए प्लैनेट। पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। अब पृथ्वी एक ग्रह क्यों है? अब ये प्रश्न आता है, ग्रह क्या चीज होती है? हम पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी एक ग्रह है, तो पृथ्वी को ग्रह क्यों कहते हैं और ग्रह क्या चीज होती है? तो बेटा कोई भी एक ऐसा आकाशीय पिंड, कोई भी एक ऐसी सेलेस्टिकल बॉडी, आकाशीय पिंड, इस आकाश में, इस आसमान में जो भी आप लोगों को कोई भी फिजिकल चीज नजर आ रही है, कोई भी आकृति नजर आ रही है, ये सब आकाशीय पिंड है। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से किसी को हम ग्रह बोलते हैं, किसी को तारा बोलते हैं, किसी को उपग्रह बोलते हैं। चांद भी अपने आप में एक आकाशीय पिंड है, सूरज भी अपने आप में एक आकाशीय पिंड है, मंगल, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी सभी एक आकाशीय पिंड है। लेकिन किसी को हम ग्रह बोलते हैं। सूरज को तो हम ग्रह नहीं बोलते, उसको हम तारा बोलते हैं। चंद्रमा एक उपग्रह। तो ग्रह एक ऐसा आकाशीय पिंड होता है जिसकी खुद की ऊर्जा, खुद का प्रकाश नहीं होता। इसके पास सेल्फ एनर्जी और सेल्फ लाइट नहीं होती, अपनी ऊर्जा अपने प्रकाश से नहीं चमकता। अगर पृथ्वी अपनी ऊर्जा अपने प्रकाश से चमकती तो हमें सूरज की आवश्यकता नहीं होती है। जब हमारी पृथ्वी का आधा हिस्सा सूर्य के विपरीत चला जाता है तो वहां पर अंधेरा छा जाता है, जिसे हम रात बोलते हैं। जब आधा हिस्सा सामने होता है तो वहां पर दिन हो जाता है, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो पृथ्वी एक ग्रह है क्योंकि इसके पास अपनी ऊर्जा और अपना प्रकाश नहीं है। लेकिन पृथ्वी अकेला ग्रह नहीं है। पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हैं। मंगल है, हमारे पड़ोस में शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। और ये जितने भी ग्रह हैं ये बने कैसे? ये जितने भी ग्रह हैं वो एक तारे से टूटकर बने हैं और उस तारे का नाम क्या है? सूर्य है, सन। अब जैसे आप लोगों के भी कोई पिताजी होंगे, दादाजी होंगे, आप सभी उनसे टूटकर बने, उन्हीं की संतान है, उन्हीं के गुणसूत्रों से आप बने, उन्हीं ने आपको पैदा किया है। तो आप उन्हीं के परिवार का तो हिस्सा कहलाएंगे। आपके पिताजी का नाम सपोज दैट घीसाराम है तो गांव में कहेंगे ये घीसाराम का लड़का है, ये घीसाराम की फैमिली है। उस फैमिली में जितने भी लोग हैं वो घीसाराम की फैमिली कहलाएंगे। इसी प्रकार जो हमारी पृथ्वी है और बाकी जो अन्य ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जितने भी ग्रह हैं वो सभी सूर्य जो कि एक तारा है उससे अलग होकर बने हैं। और उस सूर्य के परिवार को हम क्या कहते हैं बेटा? सौर मंडल या सोलर सिस्टम। सूर्य के परिवार को हम सोलर सिस्टम या सौर मंडल कहते हैं, जो कि सन या सूर्य की फैमिली है। और इसमें जितनी भी चीजें हैं, आगे मैं सोलर सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सोलर सिस्टम पे होगा। इस परिवार में जितनी भी चीजें हैं वो सूर्य से अलग होकर बनी है। सूर्य सौर मंडल का पिताजी है, फादर है, पितामह है, इनको पैदा करने वाला है। ऐसे ही और भी सौर मंडल है, अलग अलग तारों के अपने अलग अलग परिवार हैं, उनके अपने अपने ग्रह हैं। तो पृथ्वी किसका हिस्सा है? सौर मंडल, एक फैमिली, एक परिवार का हिस्सा है, जैसे आप भी अपने एक परिवार का हिस्सा हैं। अब जो सौर मंडल है वो सूर्य का परिवार है और सूर्य एक तारा है। और अभी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि तारा एक ऐसा आकाशीय पिंड होता है जिसके पास सेल्फ एनर्जी, सेल्फ लाइट होती है, अपनी ऊर्जा और अपना प्रकाश होता है।
ग्रह के पास अपना ऊर्जा, अपना प्रकाश नहीं होता, लेकिन तारे ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जिनके पास सेल्फ एनर्जी, सेल्फ लाइट होती है, और सूर्य के पास है। लेकिन इस ब्रह्मांड में एक तारा नहीं है, अनेक तारे हैं, और भी तारे हैं सूर्य जैसे। और ये तारे भी एक परिवार में रहते हैं, जैसे आप परिवार में रहते हैं, और कुछ परिवारों का समूह गांव या कॉलोनी कहलाता है, गांवों का समूह जो आप लोगों का जिला कहलाता है, और जिलों का समूह राज्य कहलाता है, राज्यों का समूह देश कहलाता है। ऐसे ही जो सूर्य और अन्य तारे हैं, ये भी एक परिवार, एक समूह में रहते हैं, एक फैमिली में रहते हैं। उस फैमिली को हम क्या कहते हैं? उस फैमिली को हम कहते हैं आकाश गंगा या गैलेक्सी। आई एम श्योर आपने यह शब्द सुना होगा, आकाश गंगा या गैलेक्सी। गैलेक्सी, आकाश गंगा क्या होता है? आकाश गंगा तारों का समूह है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि कितने तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है? एक आकाश गंगा में कितने तारे हो सकते हैं? तो बेटा, आकाश गंगा में जितने तारे हो सकते हैं उनको हम गिन नहीं सकते। जैसे आपके सर में ये बाल है, और बालों का एक सर्टेन नंबर जरूर है आपके सर में, लेकिन ये इतने डेंस, इतने गहरे, इतने छोटे छोटे हैं, आपस में इतने गुथे हुए हैं कि आप इनको गिन नहीं पाएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि मेरे सर में असंख्य बाल हैं। वो अलग बात है, किसी के सर में 4 बाल हैं, कोई बिल्कुल ही सपाटा है, उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन जिसके ठीक ठाक बाल हैं उसके सर में हम क्या कहेंगे कि असंख्य बाल हैं। इसी प्रकार से एक आकाश गंगा में हम तारों की काउंटिंग नहीं कर सकते, और इसीलिए कहते हैं कि अनकाउंटेबल ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सी, या असंख्य तारों का समूह, तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। अनकाउंटेबल ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सी। आकाश गंगा, तारों की नदी भी कह सकते हैं, लेकिन नदी के अंदर कितना पानी है इसका अनुमान थोड़ी लगाया जा सकता है। ऐसे ही एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, और इसीलिए हम कहते हैं असंख्य तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। अब ऐसी आकाश गंगा एक नहीं है, अन्य है, बहुत सारी हैं, दुनिया भर की आकाश गंगाएं हैं। जैसे आप फैमिली में रहते हैं, आपकी फैमिली गांव में, गांव किसके अंदर है? जिले, लेकिन एक नहीं है, दुनिया भर के जिले हैं, दुनिया भर के शहर हैं, दुनिया भर के गांव हैं। ऐसे तारों के भी बहुत सारे शहर हैं, लाखों आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन उनमें से हमारी आकाश गंगा कौन सी है? जिसमें सौर मंडल है, हमारी पृथ्वी है। तो हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे या दुग्ध मेखला। अवर गैलेक्सी इज मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे है या दुग्ध मेखला है। एक दूधिया सा प्रकाश नजर आता है तारों का जब हम दूर से इसको देखते हैं टेलीस्कोप के माध्यम से, और इसीलिए हमारी आकाश गंगा का नाम हमने रखा हुआ है मिल्की वे या दुग्ध मेखला। तो हमारी आकाश गंगा का नाम, जिसमें हम रहते हैं, उसका नाम मिल्की वे या दुग्ध मेखला है। लेकिन ऐसी और भी आकाश गंगाएं, अगर ये पूछे कि हमारी आकाश गंगा के नियरेस्ट दूसरी गैलेक्सी कौन सी है, नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे, हमारी आकाश गंगा के नजदीक दूसरी आकाश गंगा, तो हम जो नाम लेंगे वो हम लेंगे एंड्रोमाडा। नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे, हमारी आकाश गंगा के नजदीक दूसरी आकाश गंगा कौन सी है? एंड्रोमाडा है। Our galaxy is Milky Way and nearest galaxy to Milky Way is Andromeda। तो आप लोग ये 2 ध्यान रखें, ज्यादा आकाश गंगाएं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप नासा में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो नासा में अगर आप लोगों को जाने की इच्छा है तो इसके आगे भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो बस इतना ध्यान रखें हमारी वाली कौन सी और पड़ोस वाली कौन सी। अपनी वाली का जरूर ध्यान रखना है, पड़ोस वाली का फिर भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उसका भी ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर है। अब ये जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, लाखों हैं, इनका भी कोई समूह होगा। इस समूह को क्या कहते हैं? तो ये जितनी भी आकाश गंगाएं हैं ये भी एक समूह में रहती हैं, और उस समूह का नाम है ब्रह्मांड या यूनिवर्स, और यूनिवर्स को हम कॉस्मोस भी कहते हैं। तो आकाश गंगाएं किसका पार्ट है? ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, कॉस्मोस का। और यहां पर एक शब्द है यूनिवर्स, अगर मैं इसका सही अनुवाद करूं हिंदी में तो यूनि का मतलब एक होता है और वर्ष का मतलब होता है ब्रह्मांड, यानी कि इसकी शुद्ध जो हिंदी है वो एक ब्रह्मांड, यानी कि ब्रह्मांड अनगिनत नहीं है, पहले ही बता दिया ब्रह्मांड एक है, क्योंकि ब्रह्मांड असीमित है, अनंत है, इसकी सीमाएं नहीं है। हाँ, अगर कल को कोई ऐसा टेलीस्कोप आया, आज हमारे पास ऐसे टेलीस्कोप हैं जिससे हम देख सकते हैं भाई ये एक आकाश गंगा है, ये एक आकाश गंगा है, ये एक आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा में ये तारे हैं, इसमें ये हैं,
तो उनको, उनके साइज को, शेप को हम देख सकते हैं। और हमें पता है कि बहुत सारी आकाशगंगाएं, लेकिन ब्रह्मांड की शेप, साइज, आकार को देखने वाला आज तक कोई टेलीस्कोप नहीं बना, इसकी सीमाओं तक मानव नहीं पहुंच पाया है। तो हम क्या मानेंगे कि ब्रह्मांड एक ही है। देयर मे बी मल्टीवर्सेस, हो सकता है और भी ब्रह्मांड हो, पैरेलल यूनिवर्स हो हमारे ब्रह्मांड के समानांतर, लेकिन जब हम अपने ब्रह्मांड को पूरा देख लेंगे तभी तो वहां तक पहुंच पाएंगे। इसको आज तक नहीं देख पाए, इसीलिए हमने कहा ब्रह्मांड एक है, यूनिवर्स, कॉस्मोस। और ब्रह्मांड के अध्ययन को, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है कॉस्मोस, ब्रह्मांड के अध्ययन को हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं बच्चे? कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक ब्रह्मांड है, उसमें बहुत सारे तारों के गुच्छे हैं, आकाशगंगाएं हैं, उसमें सौर मंडल है, उसके अंदर जो हमारी क्या है? पृथ्वी। और अगर मैं पृथ्वी के आगे बात करूं तो हमारी पृथ्वी मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी हुई है। इसके ऊपर एक स्थल है और दूसरा हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या है? जल है। एक तरफ लैंड है और दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या है? वाटर है। अगर मैं लैंड की बात करूं तो हमारी पृथ्वी पर 29% स्थल है और 71% हमारी पृथ्वी पर क्या है? जल है। केवल दो ही चीजें हैं हमारी धरती की सतह की बात करें तो, 29% स्थल और 71% जल। और ये जो स्थल है आगे किस में बटा हुआ है? ये बटा हुआ है 7 महाद्वीपों में, 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। महाद्वीप, लार्ज लैंड मास इज नोन एज कॉन्टिनेंट, बड़े भूखंड को महाद्वीप कहते हैं। और ऐसे बड़े बड़े भूखंड, स्थल के टुकड़े हैं कितने? 7, जिसके अंतर्गत पूरा स्थल आता है इस धरती का, 7 महाद्वीप। ये महाद्वीप आगे बटे हुए हैं देशों के अंदर, कंट्रीज के अंदर, देश बटे हुए हैं राज्यों में, राज्य जिलों में, जिले गांव के अंदर परिवार है और परिवार के अंदर आप और मैं हैं। इसी प्रकार से अगर मैं जल की बात करूं, 71% जो जल है ये बटा हुआ है 5 महासागरों में, ओशियंस में। प्रशांत, पैसिफिक ओशियन, अंध, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। 5 महासागर, लार्ज वाटर बॉडी इज नोन एज ओशियन, बड़े विशाल जलीय भाग को हम महासागर कहते हैं। और ऐसे क्या हैं? 5 महासागर हैं। ये महासागर आगे बटे हुए हैं खाड़ी या सागरों में। आगे जाकर हम इनको भी स्पष्ट करेंगे कि खाड़ी और सागर क्या होता है। मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, या फिर लाल सागर, पीला सागर, दक्षिणी सागर, चीन सागर, ये क्या है? इनको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड है, उसमें आकाशगंगा है, उसमें सौरमंडल है, उसके अंदर पृथ्वी एक ग्रह, पृथ्वी स्थल और जल में बटा हुआ है। स्थल आगे महाद्वीप, महासागरों में बटे हुए हैं, महाद्वीप आगे देशों के अंदर और महासागर आगे खाड़ी और सागरों के अंदर बटे हुए हैं। अब हम जो शुरुआत करेंगे, यहां पर भी आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न मैंने हल करने की कोशिश की है। इंट्रोडक्शन से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आप लोगों ने आई एम श्योर नोट किया होगा। लेकिन अगला जो लेक्चर मैं दूंगा वो किस पर दूंगा? हम शुरुआत करेंगे यहां से, सौर मंडल से, सोलर सिस्टम से, खास तौर पर सोलर सिस्टम से। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर क्वेश्चन ना आता हो। और आगे एक कक्षा नहीं, कम से कम 3 से 4 घंटे की कक्षाएं केवल सोलर सिस्टम की हम करेंगे। हम ऊपर से नहीं चलेंगे कि मैं आपको हल्का हल्का बुरबुरा करवा दूं, ना इधर का छोड़ूं ना उधर का छोड़ूं। मैं एक एक चीज क्लियर करता हुआ चलूंगा ताकि आप एक बार पढ़ें और उसके बाद किसी भी एग्जाम में आप कॉन्फिडेंस से बैठ सकें। तो आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को ये पसंद आता है वीडियो, ना पसंद आए कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। डिसलाइक करेंगे तभी मुझे पता लगेगा मेरे अंदर क्या कमी रह गई। लेकिन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। एक लाइक में और एक शेयर में आपका कुछ नहीं जाएगा। और थोड़ा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को, और इधर बेल आइकन है इसको भी दबा देना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो सोलर सिस्टम में कल मैं फिर मिलूंगा। धन्यवाद, थैंक यू एंड कीप स्टे सेफ।